नमस्कार सभी को। मैं आशुतोष कुमार और आज आपके लिए लेकर के आया हूँ ग्रामर का एक टॉपिक, संधि। आप में से कई लोगों ने कुछ शब्द ज़रूर सुने होंगे, जैसे तन्मय, दिग्गज, उन्नति या षडानन। पर क्या आप जानते हैं कि ये कोई एक शब्द नहीं बल्कि ये दो शब्दों से मिलकर के बने हुए हैं। और कौन कौन से इस प्रकार के शब्द हैं, कैसे उनको आपस में मिलाया जाता है, कैसे उन्हें आपस में जोड़ा जाता है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं। क्या होती है संधि? संधि का मतलब है मेल या जोड़, जुड़ाव। जैसे हमारे शरीर में भी जोड़ होते हैं, संधि होती हैं। दो देशों के बीच में भी संधि होती हैं, यानी उनके बीच में कुछ समझौता होता है किसी बात को भी लेकर के। वैसे ही यहाँ ग्रामर में संधि क्या होगी? यहाँ पर संधि होगी दो वर्णों के बीच में। दो वर्णों को आपस में मिलाया जाएगा, उन्हें जोड़ा जाएगा, वो कहलाएगी संधि। आप में से अगर बहुत लोग ये सोच रहे हों कि ये संधि दो वर्णों को नहीं बल्कि दो शब्दों को मिलाने से बनती है, तो चलिए आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। इसको देख करके आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कुछ। देखिए यहाँ पर दो शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, दो एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं यहाँ पर। और सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल में नव और उदयः, ये दो शब्द हैं। एक है नव और दूसरा है उदयः। ठीक है। अब देखिए, एक बात और जान लीजिए यहाँ पर, वो जो जाननी जरूरी है कि संधि करने के लिए दो शब्द हमारे पास होने चाहिए। दो शब्द जरूर होने चाहिए। तो उसमें जो पहला शब्द है हम देख रहे हैं नव। ये जो नव शब्द है ये कई सारे वर्णों से मिलकर के बना है। इसके पहले एक वीडियो में और बना चुका हूँ वर्ण विच्छेद पर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर वो आपने नहीं देखा है तो अभी आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आएगा। तो ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए। तो देखिए, वहां पर अब बताया गया था आपको कि जो शब्द होते हैं वो कुछ वर्णों से मिलकर के बनते हैं। तो यहाँ पर दो शब्द लिखे हैं नव, ये भी किसी वर्णों से मिलकर के बनाए। कितने वर्णों से मिलकर के बनाए हैं ये चार वर्णों से मिलकर के बना है। और वो चार वर्ण कौन कौन से? वो चार वर्ण हैं न, अ, व और अ। यानी न के बाद एक स्वर है अ, और व के बाद भी एक स्वर है अ। तो देखने से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि नव में दो ही लेटर्स हैं, लेकिन दो लेटर्स नहीं हैं, कुल मिलाकर यहाँ है चार लेटर्स। और वैसे ही आगे उदयः, इस वर्ड में भी कितने लेटर्स हैं? कुल मिलाकर के पांच। पांच लेटर्स से मिलाकर के ये वर्ड बना है उदयः। तो दो शब्द होने चाहिए और संधि करते समय, और दो शब्दों में हमको मिलाना किसे है? हमें मिलाना है वर्ण को। तो किस वर्ण को हम मिलाएंगे? संधि में कौन सा वो वर्ण मिलाया जाता है? संधि में जो सबसे पहला शब्द है, सबसे पहले शब्द का एकदम आखिरी लेटर, सबसे आखिरी वर्ण, और दूसरे शब्द का सबसे पहला वर्ण। तो हम देखें, पहले शब्द का सबसे आखिरी लेटर जो है वो है यहाँ पर अ। ठीक है। और दूसरे शब्द का जो सबसे पहला लेटर है वो है उ। ये दोनों यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है। तो संधि जो होगी बच्चों, वो संधि इन दोनों के बीच में होगी, दो लेटर्स के बीच में। कौन कौन से? अ और उ के बीच में। यहाँ पर इस कंडीशन में संधि इन दोनों के बीच में होगी, अ और उ के बीच में। तो ये बात बहुत ध्यान से आपको समझ लेनी चाहिए कि दो शब्द जो लिखे हुए हैं, उस शब्द में बाकी के लेटर्स से हमको कोई मतलब नहीं है संधि करने के दौरान। संधि का मतलब होता है जोड़ना, ये आपको पहले बताया जा चुका है। ठीक है। और क्या होता है, जब हम कुछ वर्णों को बोलते हैं, तो वर्णों को बोलते समय अगर कुछ पर्टिकुलर वर्ड, कुछ पर्टिकुलर लेटर्स आगे आगे एक दूसरे के साथ में रखे हुए हैं, तो उन्हें बोलने में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है। बस वही बदलाव संधि है। तो देखिए यहाँ पर अ और उ ये दोनों एक साथ आ गए हैं, और अ और उ इन दोनों स्वरों के एक साथ आने से हुआ क्या है कि इन दोनों को बदल दिया गया है ओ में। यानी ये दोनों साउंड जब एक साथ आएंगी, तो इन दोनों साउंड के एक साथ आने से होगा क्या कि ये साउंड बदल जाएगी ओ में। ये दोनों ही साउंड हट जाएंगी और इनकी जगह एक तीसरी ही साउंड आ जाएगी ओ। ठीक है। तो यानी इन दोनों के आने से कुछ बदलाव हो गया। और जो बदलाव हुआ वो किस वजह से हुआ? संधि की वजह से, जोड़ने की वजह से। किसको जोड़ने की वजह से? दो लेटर्स को जोड़ने की वजह से। दो लेटर्स, खाली दो लेटर्स, हमने पूरा शब्द नहीं जोड़ा है। पूरा शब्द भी जुड़ गया वो एक बात अलग है। लेकिन देखिए, आप अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल है, आप नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं, अयम छात्रः। ठीक है। अब अयम छात्रः की जब हमने संधि करके लिखा है इसको, तब आप देखेंगे संधि करके ये लिखा हुआ है अयं छात्रः।
पहले वाले उदाहरण में आपने देखा था जहाँ स्वरों को मिलाया गया था, वहाँ तो हमने इसको मिला करके लिख दिया था इस वर्ड को, ठीक है? दोनों शब्दों को आपस में मिला दिया था। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ तो दोनों को मिलाया नहीं गया है, तो क्या ये संधि नहीं है? ये भी संधि है। यानी एक बात क्लियर हो गई इससे कि संधि करने के बाद 2 शब्दों को आपस में मिलाना कोई ज़रूरी नहीं है। यानी 2 शब्द अगर अलग-अलग भी लिखे हुए हैं तब भी उनमें संधि हो सकती है, ठीक है? कैसे? देखिए इस एग्ज़ाम्पल में पहला वर्ड है अयम, ये लिखा है अयम, इसको मैंने यहाँ पर बिल्कुल खोल कर लिख दिया है। 4 लेटर्स हैं इसमें और आगे है छात्रः, इसका मतलब हुआ यह छात्र, ठीक है? तो छात्रः को भी मैंने यहाँ पर एकदम अलग-अलग लिख दिया है, इसमें 5 लेटर्स हैं। हमको किससे मतलब है, जब हम संधि करेंगे तो कौन से वर्ण में परिवर्तन आएगा, किस लेटर में परिवर्तन आएगा, वो आएगा सबसे पहले वर्ड के यानी अयम, इस वर्ड के लास्ट वाले लेटर पे, यानी ये इसमें ही बदलाव होगा, ठीक है ना? बस ये आपको ध्यान में रखना है। 2 शब्द हैं या और 2 शब्दों में हमको एक लेटर में चेंज करना है। कौन से लेटर में चेंज करना है? फर्स्ट वर्ड के यानी पहले शब्द के आखिरी लेटर को ही चेंज करना है। इस केस में देखेंगे तो यहाँ पर ये जो आखिरी लेटर है म, ये किस में बदल गया? ये बदल गया अंग में, है ना? अंग में बदलने के बाद जब इसको लिखा गया है तो इनको आपस में जोड़ा नहीं गया है, इनको दूर-दूर ही लिखा गया है, लेकिन फिर भी इसमें संधि है। तो संधि का मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर अब आप कुछ अपना कॉन्सेप्ट बना पाएँ, तो क्या संधि का मतलब 2 शब्दों को मिलाना होता है? अगर 2 शब्दों को मिलाना होता है तो यहाँ तो संधि है और यहाँ संधि नहीं है, पर ऐसा नहीं है, संधि तो दोनों ही जगह है। तो संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब आप कह सकते हैं 2 वर्णों को मिलने से हुआ बदलाव। 2 वर्णों के मिलने से, 2 वर्णों के एक साथ आ जाने से अगर कुछ बदलाव हो रहा है, तो वो संधि है। जैसे यहाँ अ और उ के आने से बदलाव हो गया, वो ओ में बदल गया, तो ये संधि हुई। वैसे यहाँ म एक व्यंजन है और छ भी व्यंजन है, ठीक है? म के बाद एक व्यंजन छ आ जाने से ये म भी अंग में परिवर्तित हो गया, बदल गया, इसलिए ये भी संधि है। तो संधि में मतलब बदलाव होना ज़रूरी है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि संधि का मतलब वर्ण में होने वाला बदलाव। संधि करने के बाद लेटर में बदलाव ज़रूर होता है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि संधि क्या है, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। संधि क्या है, इसको आप अच्छे से जान गए हैं। हमें संधि में क्या देखना है? हमें संधि में अभी हम किस चीज़ को देख रहे हैं? व्यंजन संधि को। तो व्यंजनों के बारे में भी पिछले एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, जो एक वर्ण विच्छेद पर एक वीडियो बनाई हुई थी। पहले आई बटन में मैं उसका लिंक शेयर कर चुका हूँ, एक बार से फिर से उसको दे रहा हूँ। उसको आप ज़रूर देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो ये अभी समझ में नहीं आएगा। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि व्यंजन जो होते हैं वर्णमाला में, संस्कृत में, वो वर्गों में बटे हुए होते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ठीक है? अब जैसे क वर्ग है तो हर वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। क वर्ग में 5 व्यंजन होंगे, क, ख, ग, घ, ङ, ये पाँचों होंगे। वैसे ही च वर्ग में भी च, छ, ज, झ, ञ, ये 5 होंगे, ठीक है? सभी वर्गों में ये 5-5 व्यंजन होते हैं। तो जैसे अगर हम क वर्ग की बात करें, सबसे पहला वर्ग है क वर्ग, और क वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, है ना? व्यंजन वर्ण। सबसे पहला अगर बोला जाएगा उसमें सबसे पहला वर्ण उसमें कौन-सा है? तो वो है क, ये सबसे पहले आ रहा है, फर्स्ट लेटर है ये। दूसरा वर्ण होगा ख, तीसरा कौन-सा होगा? तृतीय वर्ण, तृतीय लेटर कौन-सा होगा? ग, ठीक है? और चौथा होगा घ, और पंचम वर्ण यानी 5th लेटर होगा ङ। इस तरह से ये क वर्ग में 5 वर्ण होंगे, और पाँचों के स्थान के हिसाब से पहले नंबर पे जो आएगा वो प्रथम वर्ण है, जो तीसरे नंबर पे आएगा तृतीय वर्ण, और जो 5वें नंबर पे आएगा वो पंचम वर्ण। ठीक है? ऐसे ही ये नीचे भी आप देख सकते हैं, च वर्ग में भी ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में भी पहले लेटर हैं, ये हैं फर्स्ट लेटर्स, ये हैं थर्ड लेटर्स, और इनको आप बोल सकते हैं 5th लेटर्स। तो हमको पढ़ना क्या है, अभी हमें जानना क्या है? अभी हमें यही जानना है कि ये जो लेटर्स हैं, यानी जो फर्स्ट लेटर्स हैं, वर्गों के जो प्रथम अक्षर हैं, ये प्रथम अक्षर कभी-कभी तृतीय अक्षर में बदल जाते हैं, यानी ये थर्ड लेटर बन जाते हैं। और कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी ये जो फर्स्ट लेटर्स हैं, ये फर्स्ट लेटर पंचम अक्षर में बदल जाते हैं, यानी पंचम वर्णों में बदल जाते हैं, 5th लेटर में बदल जाते हैं। कब होता है ऐसा, बस हमें इतना ही जानना है अभी के लिए। ठीक है? यानी कभी-कभी ये जो क है, ये क ग बन जाएगा, और कभी-कभी इस क की जगह हम ग लिखेंगे। वैसे ही ये जो च है, कभी-कभी ये ज लिखा जाएगा और कभी-कभी इसकी जगह ञ लिखा जाएगा। ये कब होता है, कब नहीं होता है, बस वही हमको जानना है। तो चलिए आगे इसको देखते हैं कि ऐसा कब होता है।
और किन 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 कंडीशन में ऐसा होता है कि जो फर्स्ट लेटर हैं वो सेकंड बन जाते हैं, और जब फर्स्ट लेटर कभी कभी पंचम वर्ण यानी फिफ्थ लेटर भी बन जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, आप अपने आप ही इसे समझिएगा। आपने ये वर्ड सुना होगा दिगंबरम। यहाँ पर दो शब्द हैं, कौन कौन से? दिक और अंबरम। दिक मतलब दिशा होती है, और अंबरम मतलब कपड़ा होता है। दिशाएं ही है जिसका कपड़ा, ठीक है, यानी कपड़े ही दिशाएं हैं, कपड़ा जिसका दिशाएं हैं। तो यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन दो शब्दों में से संधि में आपको बताया था कि संधि में हमें देखना क्या है, सबसे पहले शब्द का लास्ट लेटर। ठीक है, पहला शब्द है दिक और उसमें लास्ट में क्या है? क। ठीक है, तो ये क बदल सकता है ना? हमने जो अभी तक पढ़ा, ये जो क है ये बदल सकता है। ये क किस में बदल सकता है? या तो ग में भी बदल सकता है या फिर अंग में भी बदल सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में ये ग में बदल रहा है, दिगंबरम। और सेकंड एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं दिक नागह। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क है ये ग में बदल रहा है, ग में। ये होगा दिंग नागह। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्यों हो रहा है ऐसा, ये हम देखेंगे। पहले आप ध्यान से देखते जाइए बस, ऐसा क्यों हो रहा है ये हम बाद में जानेंगे। आगे देखिए, अच अंता, यहाँ पर जो च है ये च बदल रहा है ज में, अजंता। और अचमयम, यहाँ पर च बदल रहा है ञ में, या अंगमयम लिखा हुआ है इधर। और देखिए आगे कुछ एग्जाम्पल, षट आननः। षट मतलब छह होता है, और आननः मतलब होता है मुंह। ठीक है, छह मुंह है जिसके, ये गणेश जी के लिए ये एक पर्यायवाची है, षडाननः। तो षट, यहाँ पर देखिए ट वर्ण है, ये जो ट है लास्ट वाला लेटर, ये ट फर्स्ट प्रथम वर्ण है, और ये ट किस में बदल रहा है? ड में बदल रहा है फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में। और दूसरे वाले एग्जाम्पल में ये जो ट है ये न में बदल रहा है, यानी फिफ्थ लेटर में बदल रहा है। ठीक है, और आगे देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक एग्जाम्पल है जगत ईशः, जगदीशः। जगत ईशः, ये जगदीश वर्ड भी आपने बहुत सुना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में त द में परिवर्तित हो रहा है, त बदल रहा है अपने तीसरे लेटर में, अपने तीसरे में। और दूसरे एग्जाम्पल में त बदल रहा है अपने पांचवें लेटर में, यानी त थ द ध न में बदल रहा है। ठीक है, और देखिए अगला एग्जाम्पल, एक एक लास्ट प से संबंधित भी देख लेते हैं, कौन सा है? अप दह। यहाँ पर प बदल रहा है ब में, फर्स्ट लेटर फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे ये जो प है ये ब में बदल रहा है, और सेकंड एग्जाम्पल में आप देखेंगे प किस में बदल रहा है? म में बदल रहा है। तो बच्चों ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर कब एक फर्स्ट लेटर थर्ड में अपने वाले थर्ड में बदल जाता है, और कब वही फर्स्ट लेटर अपने वाले पांचवें अक्षर में यानी फिफ्थ लेटर में बदल जाता है? ऐसा कब कब होता है? चलिए देखते हैं जरा। अगर आप गौर से देखेंगे इनको, तो गौर से देख करके क्या आप पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि फर्स्ट लेटर थर्ड में बदल जाता है? आप में से कुछ अभी ये दिमाग लगा रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि फर्स्ट लेटर जब भी थर्ड में बदल रहा है, तो उसके बाद फर्स्ट लेटर के बाद हम कोई स्वर देख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पहले एग्जाम्पल में भी देखा, इधर भी देखा स्वर आ रहा है ना? यहाँ पर भी देखा जगत ईशः में भी स्वर आ रहा है, लेकिन लास्ट वाले एग्जाम्पल में स्वर नहीं है ना? प के बाद द है। चलिए अब दूसरी तरह से सोचिए, अगर मैं कहूँ कि जो फर्स्ट लेटर है वो फर्स्ट लेटर कब पंचम वर्ण में बदल रहा है, फिफ्थ लेटर में बदल रहा है, तो क्या आप कुछ पता लगा सकते हैं? देखिए यहाँ पर ये है क, और क के बाद न आ रहा है, यहाँ पर देखिए म आ रहा है, और आगे देखिए षट मुखः, म आ रहा है, जगत माता, इधर भी म बाद में आ रहा है, इधर भी म आ रहा है, यानी न और म, न और म ये पंचम वर्ण है। तो इससे कुछ आइडिया आपको इतना लग गया होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं कि जब भी फिफ्थ लेटर के बाद पंचम वर्ण यानी जब भी फर्स्ट लेटर के बाद, सॉरी, जब फर्स्ट लेटर के बाद फिफ्थ लेटर आ रहा है, तब फर्स्ट लेटर अपने वाले फिफ्थ लेटर में बदल जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही, यही रूल भी है, यही रूल है। और ये आपको याद रखना है क्या, कि जब भी कभी फर्स्ट लेटर के बाद अगर फिफ्थ लेटर आए, तो वो फर्स्ट लेटर अपने वाले फिफ्थ लेटर में बदल जाएगा। जैसे क के बाद अगर इनमें से, इन पांचों में से कोई भी आ जाए, तो ये क अपने वाले ही फिफ्थ लेटर ग में बदल जाएगा। और अगर इसके बाद ये पांचों न हो, इन पांचों के अलावा कुछ और आए, तो ये क ग में बदल जाएगा। ठीक है, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। वैसे इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस भी आप देख लीजिए कि कब जो फर्स्ट लेटर है वो थर्ड में बदलता है। वो मैंने यहाँ लिख दिया है बच्चों, आप उसको नोट कर सकते हैं, इसको बहुत जल्दी से आप नोट कर लीजिए। देखिए कब कोई फर्स्ट लेटर थर्ड लेटर में बदलता है, उसके लिए इतनी सारी कंडीशन है कि अगर
किसी फर्स्ट लेटर के बाद मान लीजिए क के बाद कोई स्वर आ जाए या ग, घ, ज, झ, इन सभी में से द, ध, ब देखिए कितने सारे हैं, और य, र, ल, व, इन सभी में से इन सभी व्यंजन 14 व्यंजन हैं, इन 14 व्यंजनों में से कोई एक आ जाए या कोई स्वर आ जाए तो ये थर्ड लेटर में बदलेगा। इतनी सारी कंडीशन होने पे ये थर्ड में बदलेगा। लेकिन ये पंचम वर्ण में कब बदलेगा? जब इसके बाद कोई पंचम वर्ण ही हो, यानी फर्स्ट लेटर के बाद कोई फिफ्थ लेटर ही हो, तभी ये फिफ्थ में बदल जाएगा, अदरवाइज ये थर्ड लेटर में बदलेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करके अगली कुछ एक्सरसाइज आपके लिए लेके आया हूँ, फिर हम करके देखेंगे उसको कि ऐसा होता कैसे है। देखिए बहुत डिटेल में आपको समझा देता हूँ, और ये आपको करके देखना है, क्योंकि करके देखने के बाद ही आप इसको समझ पाएंगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये होता कैसे है, कब कोई फर्स्ट लेटर थर्ड में और कब वो फर्स्ट लेटर फिफ्थ में बदल जाता है, ये तो आपने यहाँ पर अच्छे से जान लिया है। ठीक है। एक और चीज़ बच्चों, वो ये कि आपको इसके लिए वर्णमाला याद होना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। ये आपको वर्णमाला अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे और कर पाएंगे। और वर्ण विच्छेद वाला जो मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको ज़रूर देखें, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो चलिए करके देख लेते हैं कि ऐसा होता कैसे है, किस प्रकार से इसे करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, है ना? वो है वाक ईशा, यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला वर्ड है वाक और दूसरा है ईशा। ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें केवल दो लेटर से मतलब है, और वो दो कौन से? फर्स्ट वाला जो वर्ड है उसका आखिरी क, और सेकंड वाला जो है, सेकंड वर्ड उसका पहला लेटर ई। तो क के बाद कोई स्वर है ना? क के बाद कोई स्वर है, तो क के बाद अगर पंचम वर्ण होता तो ये अपने फिफ्थ में बदल जाता, लेकिन कोई फिफ्थ नहीं है, उसके अलग है, तो ये अब किस में बदलेगा? ये बदलेगा ग में। हमें केवल क को चेंज करना है बच्चों, ये बात ध्यान रखिए। केवल क को बदलना है। क को हमने किस में बदल दिया? ग में। देखिए और किसी भी चीज़ को हमने छेड़ा नहीं है, और किसी लेटर को हमने छेड़ा नहीं है, केवल क को बदला है, और किस में बदला है? ग में। तो ये हो गया वाघ। जब ये क ग में बदला तो ये हो गया वाघ, और आगे है ईशा। अब देखिए ग जो है इसमें हलंत लगा हुआ है, यानी इसमें कोई स्वर नहीं है, और आगे एक स्वर है ई, तो उसको इसमें जोड़ दिया जाएगा, उसका संयोग कर दिया जाएगा। वर्ण संयोजन वाला मैंने जो एक वीडियो बनाया है उसमें ये सब दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर देखिए। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा वागीशा। ठीक है। इसमें जोड़ करके आगे देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। पहला वर्ड है तत्, और दूसरा है मयः। ठीक है। उसमें इतने सारे लेटर्स हैं, लेकिन कौन से वो दो लेटर्स हैं जो हैं त, और उसके बाद है म, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। त के बाद म आ रहा है, दोनों ही व्यंजन हैं। और त के बाद अगर म आ रहा है, मतलब म पंचम लेटर है ना? पंचम वर्ण है ये, त थ द ध म। तो प फ ब भ म, सॉरी। तो त के बाद जब म यानी फिफ्थ लेटर आ रहा है, तो ये जो त है अपने वाले ही फिफ्थ लेटर में बदल जाएगा। तो ये इसका जो फिफ्थ लेटर है वो कौन सा होता है? त थ द ध न। ये त न में बदल जाएगा। और कैसे उसको लिखा जाएगा? तन्मयः, ऐसे करके उसे लिखा जाएगा। लिखने का तरीका देखिए उसको क्या है। ये जो न है ये हाफ है, और हाफ न को जब आगे मयः जो वर्ड है, इस मयः वर्ड को इसमें जब जोड़ेंगे, हम जोड़ करके लिखेंगे, तो यहाँ पर इस हलंत को हटा देंगे। आपने देखा होगा यहाँ पर तो हलंत लिखा हुआ है न, पर जब हमने नीचे लिखा है इधर, तो यहाँ पर हलंत के साथ नहीं लिखा है। वो समझ लीजिए, वो समझने वाली बात है बच्चों। वो क्या है कि जब कभी ये हलंत बीच में आ रहा हो, अगर ये किसी शब्द के बीच में आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखते नहीं हैं, तब हम इसको हाफ करके लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। उसको लिखने का तरीका ये है। ठीक है। यानी हलंत को लगाते समय उसे बीच में नहीं रखा जाएगा। हाँ, अगर वो लास्ट में आ रहा है तो लास्ट में हलंत लिखा जाएगा, लास्ट में लेटर को आधा नहीं बनाया जाएगा। आपने कभी भी तत् इस तरह से नहीं लिखा हुआ कहीं नहीं देखा होगा, अगर उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो, है ना? तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लास्ट में कभी जैसे हाफ लेटर नहीं लिखा जाता, वैसे ही बीच में कभी हलंत लगा के शब्द नहीं बनाया जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये एक रूल है, ये इस रूल को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए, कुछ एग्जाम्पल हैं आपके लिए, और उनको आप करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर वाक दानम, यहाँ पर आप देख रहे हैं वाक पहला वर्ड है, और पहले वर्ड का लास्ट लेटर है क। ठीक है। और अगला लेटर है द। तो क के बाद क्योंकि द है, तो ये
क्या हो जाएगा? क की जगह ग लिखा जाएगा, क की जगह ग लिखा जाएगा, थर्ड लेटर, फर्स्ट लेटर की जगह थर्ड लेटर, क्योंकि फर्स्ट लेटर के बाद फिफ्थ नहीं है, जो द है वो फिफ्थ लेटर नहीं है, इसलिए ये जो क है ये किस में बदल जाएगा? अपने थर्ड लेटर में, ग में। और उसको लिखने का तरीका कौन सा सही है बच्चों, वो बताएंगे आप। दोनों में से दूसरे वाला सही है, वागदानम। हाफ करके उसको ऐसे लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जगत पहला वर्ड लिखा है और दूसरा है अम्बा। ठीक है, जगत अम्बा। यहाँ पर कौन सा वो लेटर है जो हमें चेंज करना है? वो हमें चेंज करना है त, है ना? यही तो चेंज करना है हमें, त। और ये त किस में चेंज हो जाएगा? ये जो त है ये किस में चेंज होगा? इसके बाद कोई स्वर है, स्वर आ रहा है, पंचम वर्ण नहीं आ रहा, तो ये त चेंज होगा द में और वर्ड बन जाएगा जगदम्बा। इस तरह से वो लिखा जाएगा, क्योंकि जब द यहाँ पर आ जाएगा त की जगह, तो त की जगह द आने के बाद आगे अ भी है स्वर, और वो अ जो स्वर है वो द में मिल जाएगा, मिलने के बाद उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों ये कुछ व्यंजन संधि के उदाहरण जो आपको करने हैं, जो आपके सिलेबस में है। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इसको मैं आपको बताना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये बताना है इसमें कि कौन सा लेटर ये यहाँ पर आएगा, ये आपको बताना है। हमें बदलना कौन सा है इसमें? देखिए, पहला शब्द है उत और दूसरा है नति। ठीक है, तो हमें बदलना किसको है? हमें बदलना है त को। तो आपको ये बताना है जल्दी से कि ये जो त है ये किस में बदल जाएगा। यहाँ पर त के तुरंत बाद देखिए, ये हमें कैसे पता चलेगा कि किस में बदलेगा? त के तुरंत बाद हमको देखना है कि कौन सा लेटर आ रहा है, वो आ रहा है न। तो अब आप जल्दी से बता दीजिए कि त के बाद अगर न आ रहा है फिफ्थ लेटर, तो ये त किस में बदलेगा, ये आपको बता देना है। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसको बता सकते हैं। आगे मैंने कुछ अभ्यास प्रश्न आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं बच्चों। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी ढूंढ करके ये लिखे गए हैं। काफ़ी सारे एग्ज़ाम इसमें ये पूछे भी गए हैं, पूछे जाते रहे हैं। इनको आप नोट कर लीजिए और नोट करके इनको अपने आप करने की कोशिश करनी है आपको। ये आप अपने आप कीजिएगा। ठीक है, इसको आप अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि मैं इसके उत्तर भी अगली स्लाइड में दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको यहीं पर स्टॉप करके पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद खुद बनाकर देखने के बाद आप इनको मैच कर सकते हैं यहाँ पर। तो यही था हमारा आज का वीडियो, जो था व्यंजन संधि में। और व्यंजन संधि में भी हमने केवल दो बात सीखी कि कब फर्स्ट लेटर थर्ड में बदलता है और कब वही फर्स्ट लेटर अपने फिफ्थ लेटर में बदल जाता है। आगे की भी कुछ और वीडियोस संधि पर ही बनते रहेंगे, आगे हम उनको आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।